नाउ फर्स्ट हम अपने इस अनियन पील को दोबारा से देखते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेल में और है क्या। तो इस बार मैं अपने इस अनियन पील में थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन और डाल दूंगा जस्ट फॉर क्लैरिटी। तो अब अगर मैं इसे देखूं तो यहां पे इस सेल में ये कलर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिख रहा मुझे। ये कहीं पे लाइट है तो कहीं पे डार्क। वेल दिस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ दिस सेल। तो इस सेल में अगर मैं देखूं तो ये जो बीच में डार्क कलर का स्पॉट है दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल, और बाकी जो थोड़ा लाइट कलर का पार्ट है दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेल के लिए, राइट। तो न्यूक्लियस मेनली रिस्पॉन्सिबल है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के लिए, विच डिटरमाइंस कि सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के टाइम ये सेल्स डेवलप कैसे करेंगे एंड मैच्योर होने के बाद ये कौन सी फॉर्म लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें सिंपली ये मेंशन कर सकता हूं दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, राइट। बट कैसे, हाउ डज ही नो कि कैसे डेवलप होना है सेल एंड कैसे इसे पता चलता है कि सेल को कौन सा फॉर्म लेना है। वेल सबसे पहले सेल्यूलर रिप्रोडक्शन एक सेल के डिवाइड होके दो डिफरेंट सेल में बनने को हम सेल्यूलर रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। एंड ये न्यूक्लियस के बाहर भी हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है। वेल एक्चुअली एक सिंगल मेम्ब्रेन नहीं बट डबल मेम्ब्रेन जो कि पोरस होती है, उसमें कुछ पोर्स होते हैं ताकि वो साइटोप्लाज्म से इंटरैक्ट कर पाए। देन इस न्यूक्लियस में भी हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस की हेल्प करते हैं ये बताने में कि सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के टाइम एक सेल को कैसे डेवलप होना है एंड मैच्योर होने के बाद उसे कौन सा फॉर्म लेना है, राइट। बिकॉज इवेंचुअली इन सेल्स को अपने अराउंड जो एनवायरमेंट है उसमें सर्वाइव करना पड़ेगा। तो अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो यहां पे बीच में कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सो न्यूक्लियस के अंदर हमें एक और चीज मिल गई विच इज क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स हैं क्या? सो क्रोमोसोम्स एक्चुअली स्टोर द डेटा कि पेरेंट से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होंगे चाइल्ड में। तो जब ये सेल डिवाइड हो रहा है तब ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड दीज क्रोमोसोम्स स्टोर द डेटा कि इस पेरेंट सेल से जो दो चाइल्ड सेल्स बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। नाउ क्रोमोसोम्स में ये जो डेटा स्टोर रहता है ये डीएनए के फॉर्म में स्टोर रहता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है, इन शॉर्ट डीएनए। एंड डीएनए का मेन पार्ट जिसमें ये सारा डेटा स्टोर्ड है उसे हम कहते हैं जीन। तो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है इस सेल के ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। तो डीएनए हमारा क्रोमोसोम्स में है, बट ये क्रोमोसोम्स तभी फॉर्म हो रहे हैं जब ये सेल डिवाइड हो रहा है। अगर ये सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो ये डीएनए कहां है? वेल उस केस में अगर आप नोटिस करोगे देन यू विल सी एंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए उसमें स्टोर रहते हैं एंड उसे हम कहते हैं क्रोमैटिक मटेरियल। क्रोमैटिक मटेरियल, तो इसमें हमारा डीएनए स्टोर रहेगा। एंड ये जो क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिक मटेरियल हैं दीज आर मेनली मेड अप ऑफ दिस डीएनए एंड सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो न्यूक्लियस में हमारे पास मेनली क्या क्या चीजें हो गई? डीएनए एंड प्रोटीन्स विच फॉर्म अप क्रोमोसोम्स और आइदर क्रोमैटिक मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन कि ये सेल डिवाइड हो रहा है या नहीं, कि सेल्यूलर रिप्रोडक्शन यहां पे हो रहा है कि नहीं। नाउ ये न्यूक्लियस
अपने साइटोप्लाज्म से इंटरेक्ट कर रहा है, राइट, थ्रू द मेम्ब्रेन। बट व्हाट इफ ये मेम्ब्रेन यहां होती ही नहीं, तब क्या होता है इन डीएनए और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का? वेल, फिर ये ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं रहते, राइट, दे वुड बी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड उसकी वजह से ये सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यहां पे उन सेल्स में जहां ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, राइट। सो जिनमें ये मेम्ब्रेन नहीं है वो है प्रोकैरियोट्स। तो इनमें ये जो नॉर्मल फंक्शंस न्यूक्लियस परफॉर्म करता है ये भी उतने परफेक्टली नहीं हो पाते एंड इनमें हमारे पास अगर ये मेम्ब्रेन हो तो उन्हें हम कहेंगे यूकैरियोट्स। सो सिंपली यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के केस में अगर मैं साइटोप्लाज्म को देखूं तो उसमें आपको ये डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थोड़े बैडली ऑर्गेनाइज दिखेंगे एंड ये अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है विच इज दिस लाइट शेडेड रीजन, ये एक फ्लूइड है, राइट। सो अब अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो ये एक फ्लूइड है बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा फ्लूइड। देन इसमें भी काफी स्पेशल ऑर्गेनेल्स होते हैं फॉर स्पेशल फंक्शंस, राइट। तो यहां पे अगर यूकैरियोट्स हैं ये सेल देन इट्स फाइन, बट अगर प्रोकैरियोट्स हैं देन इनकी भी मेम्ब्रेन मिसिंग होगी एंड इनफैक्ट कुछ ऑर्गेनेल्स ही मिसिंग होंगे जिसकी वजह से ये सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। नाउ इसका एक एग्जाम्पल वायरस हो सकता है। तो अगर मैं वायरस की बात करूं उसके पास न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन नहीं होती एंड जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं वो भी कुछ मिसिंग होते हैं एंड बाकियों के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से दे आर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड वो अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए वायरस हमें इनिशियली लाइव दिखता ही नहीं है, दैट वायरस में लाइफ नहीं है। बट जैसे ही वो एक होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है देन वो उसके सेल्स को यूज करके खुद रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है। That's why virus is harmful for us, क्योंकि वो हमारे सेल्स को किल करके खुद रिप्रोड्यूस करता है। So this was about the three major parts of a cell: nucleus, cytoplasm and cell membrane। तो इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में वो स्पेशल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, राइट, एंड उनका फंक्शन क्या है। एंड मे बी वील गेट टू नो कि ये सेल एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं।